Good morning, students. Come to the page number 38, paragraph number 2. सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, एंड हमने फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द स्प्रेड of irrigation and the green revaluation. Many jobs opportunity were created in the agricultural sector, but the efforts were limited to some parts of India. ठीक है, जैसे जैसे इरीगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई और ग्रीन रिवैल्यूएशन आया. ग्रीन रिवैल्यूएशन मतलब हमें अपना वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हुई. बट इनका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था इंडिया के कुछ पार्ट्स में. अब उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स भी आए, बट वो लोग डिड प्रोवाइड सम जॉब्स, और वो भी जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का, तो उनके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आई. बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब जॉब. बट वो उतने ही जॉब्स तो आई, बट जितनी पॉपुलेशन थी हमारे कंट्री की, जितना पॉवर्टी रेशियो था हमारे कंट्री का, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. अनएबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज़, मैनी पीपल स्टार्ट वर्किंग इन रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शंस वर्क्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा. और जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, जो सिटीज़ में जा कर के रिक्शाज वगैरह चलाते थे, ऑटोज़ चलाते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन जाते थे, तो अपने जॉब वगैरह जिन्हें नहीं मिल पाती थी प्रॉपर, तो वो सिटीज़ में जाकर के कुछ भी काम करते थे, बट एटलीस्ट वो लोग करते थे. ओके, विद इरेगुलर स्मॉल इनकम्स दीज पीपल कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग. बट अब जब वो लोग वर्क करने के लिए सिटीज़ वगैरह में गए हैं, बट वहाँ पे उनको प्रॉपर इनकम वेजेस नहीं मिल पा रहे, तो वो लोग किसी भी हाउस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे. दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम ऑन द outskirt of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of the urban sector. तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि अर्बन एरियाज़ में भी पॉवर्टी होती है, सिर्फ पॉवर्टी का टाइप चेंज हो जाता है. ठीक है, कारण यही है कि वो लोग, उनकी इतनी इनकम नहीं कि वो हाउस वगैरह नहीं ले पा रहे, इसलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफेक्ट होता है. तो भले उनकी इनकम थी, उनको काम मिल गया, लेकिन उनको उनके काम से उनकी कंजप्शन की जितनी इनकम नहीं मिल पाई. तो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का. अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़. अगर हम तीसरा रीज़न लें कि और क्या रीज़न है पॉवर्टी का, पॉवर्टी रेट के इतने ज़्यादा होने का, तो अनदर रीज़न यही है कि सबकी इनकम इक्वल नहीं होती, सबकी इनकम में इनइक्वालिटी होती है. दैट मीन्स सबकी इनकम अलग अलग होती है, डिफ़र करती है, उसके कारण भी पॉवर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा है. ये काफ़ी मेजर रीज़न है. ठीक है, कि हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लैंड और अदर रिसोर्सेज का. डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन टू टैकल द इश्यूज़ इन द मीनिंगफुल मैनर. हम किसी भी इश्यूज़ को प्रॉपर मैनर में टैकल नहीं कर पाते हैं, और ना ही हम पॉलिसीज़ को अपनाते हैं. ठीक है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों को बताए थे, सबका जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो हम पे करते हैं, वो डिफरेंट होता है. मेजर पॉलिसीज इंटेक्टिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड एट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली बाय द मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट्स. और कुछ जो लोग लैंड रिफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, जो रूरल एरियाज़ में जिनके पास अपनी ज़मीनें होती हैं, उनसे ज़मीनें हड़प ली जाती हैं. उन्हें ज़मीनों का प्रॉपर, जो टाउन्स और सिटीज़ के लोग होते हैं, वो उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं दे पाते. उनको उनका जितना उनको हक बनता है, उनको उतना पे नहीं करते, उनसे ज़मीनें हड़प लेते हैं. तो ये भी एक रीज़न है किसका, पॉवर्टी का. सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. और दूसरी चीज़, हमारा जो लैंड है, लैंड रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है, और अब जितना लैंड रिसोर्स हमारे इंडिया में होना चाहिए उतना नहीं है. उसकी लैकिंग के कारण भी हमारे इंडिया में पॉवर्टी है. ओके, मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी. इनके अलावा काफ़ी सारी कल्चरल और सोशल रीजन्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए. इन ऑर्डर टू फुलफिल social obligation and observe religious ceremonies, people in India, including whether very poor,
वो सारी सोशल जो रीति रिवाज होते हैं उनको पे कर करके वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। वो सारा का सारा पैसा उन सब चीज़ों में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो दहेज प्रथा एंड ऑल होती है, जिनके पास अपना, लोग कई बार तो अपनी बेटियों की शादी में अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने शॉप सब कुछ गिरवी रख करके उनको देते हैं। तो ये सारी जो सेरेमनीज़ है, रिलीजियस सेरेमनीज़, इन सब में उन लोगों का इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि वो वेरी पुअर में आ जाते हैं। स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग। और जो फार्मर्स वगैरह हैं उन सबको पैसा रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए रहता है, ठीक है, जिसके कारण वो प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाते हैं। वो उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद उनको जो इंटरेस्ट पे करके ही वो पुअर हो जाते हैं, अनेबल टू रिपे। और अगर वो रिपे नहीं कर पाते तो भी उनके लिए अलग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टमेंटनेस, मतलब वो जो डेप्ट क्या होते हैं, बैड डेप्ट्स क्या होते हैं, जो पैसा खा लेते हैं, तो उनके बाद वो उनके शिकार बन जाते हैं, विक्टिम्स बन जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ जिनके कारण उनकी लाइफ और में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इसका सीधा इफेक्ट जाता है पॉवर्टी की तरफ, ठीक है। तो इन सब रीजंस के कारण भी हमारे देश में काफ़ी सारी पॉवर्टी है। हमारा जो देश का जो पॉवर्टी रेशियो है वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अब ये कॉज है, कारण है पॉवर्टी के, तो इसके कुछ एंटी मेजर्स भी हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स मीन्स किस तरह से हम इस पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। द करंट एंटी poverty strategy of the government is based on broadly on the two prongs, promotion of economic growth and target anti poverty programs. That means हमारे देश में अगर हमें अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें दो मेन मेजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़, पहला कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ हमें एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना पड़ेगा, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there was a little per capita income growth and not much reduction in poverty, ठीक है। कुछ सालों पहले, 30 years पहले, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें थोड़ा सा चेंज आया था, उसका ग्रोथ हुआ था, बट पॉवर्टी में कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, ओके। Official poverty estimate, which were about 45% in the early 1950, remained the same even in the early 80s, जो कि 1950 में 45% थी, जो कि 1950 में 45% थी एस्टिमेट पॉवर्टी, ठीक है, जो कि कब से चली आ रही है, 80s से चली आ रही है, ठीक है। सिंस द 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि 80s से लेकर के ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम एवरेज 3.5% a year in the 1970 to about 6% during the 1980 and 1990. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of पॉवर्टी, ठीक है। जहाँ अदर सिटीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता जा रहा है और रैपिडली बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, जहाँ वो 3.5% था वो 6% की स्पीड से बढ़ रहा है, तो उनकी जो पॉवर्टी है वो भी रिडक्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है। देयरफॉर इट इज़ बिकम क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो इससे हमें क्या एनालाइज हुआ, इससे हमें एनालाइज हुआ कि इन दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कि जिस तरह से अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो हमारा कंट्री की पॉवर्टी का रेशियो रिडक्ट होगा, कम होगा, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अगर हमें उसे वाइड करना है तो हमें ह्यूमन को डेवलप करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी और उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सो दैट वो खुद पे इन्वेस्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, तभी ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट
पॉसिबल है। दिस ऑल्सो encourage people to send their children इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू स्कूल्स। और ये कब पॉसिबल है, हम ह्यूमन का डेवलपमेंट कब कर सकते हैं, जब हम उन्हें स्कूल्स भेजें, उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें, इवन हम गर्ल्स को भी ये अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, ताकि हमारा इकोनॉमिक रिटर्न अच्छा हो। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीन्स ह्यूमन के ऊपर खर्चा करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल बनेगा और जिससे हमारा रिटर्न में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। However, the poor may not be able to direct advantage from opportunity created by economic growth। हालांकि जो ये अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के ये पुअर पीपल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। दिस हैज़ अ डायरेक्ट bearing on poverty as a large number of poor people live in villages are dependent on एग्रीकल्चर। बट अगर हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसका ग्रोथ करते हैं, तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्योंकि जो विलेजेस में पुअर लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर पे। तो अगर हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते हैं तो हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हैं, क्योंकि in these circumstances there is a clear need of target anti poverty programs। और इन सब के लिए, इन सारी circumstances में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हमें किसकी नीड है, हमें नीड है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करने की। ओके, after that, although there are so many schemes were formulated to affect the poverty directly or indirectly, some of them worth mentioning: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 act to provide 100 day of wages employment to every household to ensure livelihood security in rural areas। और इसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिनसे रूरल एरियाज के लोगों का भी डेवलपमेंट हो। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने एक एक्ट चलाया था, दैट इज़ गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने 100 डेज के वेजेस प्रोवाइड किए थे, 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था हर रूरल एरियाज के लोगों को, सो दैट उनकी जो लाइवलीहुड है उनको सिक्योरिटी मिल सके। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉथ, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल एरोजन, जिनका एम ये भी था कि हम जो डेवलपमेंट का मेन रीज़न है ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, उनको भी प्रिवेंट कर सके। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें से जितनी भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ थी उनमें से 1/3 का प्रपोर्शन हमने वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रखा था। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, जिसमें उन्होंने 20 करोड़ पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दी थी। एंड द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन प्लेस इन द स्कीम आर 23%, जिसमें से 23% को जिस रिजर्व थे किनके लिए, ST, SC और वुमेन्स के लिए, ठीक है। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 टू 132, और जो एवरेज वेज है उसका भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करवाया था, दैट इज़ 65 से करवाया था 132। रिसेंटली अगर हम बात करें मार्च 2018 की, द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज़ बीन रिवाइज्ड। अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो वहाँ पर भी रिसेंटली वेज का जो रेट है उसे रिवाइज्ड किया गया है। रिवाइज्ड मतलब थोड़ा सा चेंज किया गया है जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए। द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी लाई बिटवीन 281 पर डे फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा के वर्कर्स के लिए 281 पर डे वेजेस फिक्स किया गया था, और बिहार और झारखंड के वर्कर्स के लिए 178 पर डे वेजेस फिक्स किए गए थे। ओके, तो ये सारा हमने यहाँ पे देखा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था, जिनका एम था कि हम धीरे धीरे करके एंटी पॉवर्टी मेजर्स लें और हम पॉवर्टी को कम कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।